Hello, hi, namaste. My name is Ashima Gupta and I welcome you back to this amazing platform of Physics Wala. So, today we are going to cover chemistry in everyday life in one shot. So, this is also another theoretical chapter of your course. So, चैप्टर छोटा है. अगर हम चैप्टर के मेन पार्ट्स की बात करें बेटा तो ये चैप्टर 3 मेन पार्ट्स में डिवाइडेड है, ड्रग्स और उनका थेरापेटिक एक्शन. दूसरे पार्ट में आपका चैप्टर के अंदर आ जाता है आपका केमिकल्स इन फूड, और फिर आपके आ जाते हैं क्लेंजिंग मतलब जो क्लेंजिंग एजेंट्स होते हैं, दैट इज सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, उनका क्लेंजिंग एजेंट और टाइप्स ऑफ डिटर्जेंट्स क्या हो गए, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं. जो मेजर एरिया है आपका चैप्टर के अंदर वो आपका ड्रग्स वाला पार्ट है. एनर्जेसिक्स हो गए, एंटीपायरेटिक्स हो गए, ट्रैंक्युलाइजर्स हो गए, उन सब में जो चीज़ें आती हैं. सो यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू ही जहाँ पे जो रिक्वायर्ड कॉन्सेप्ट होगा आई विल एक्सप्लेन देन एंड देयर. सो स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चंस हर टॉपिक से क्वेश्चंस ले रखे हैं, सो वहीं पे टॉपिक क्लैरिटी भी होती जाएगी और रिविजन भी होती जाएगी, राइट. सो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, A biological response is produced by drugs when it interacts with. जब ड्रग्स हमारे अंदर जो भी टारगेट होता है उसके साथ जब इंटरैक्ट करते हैं तो एक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है. तो वो किस तरह के टारगेट के साथ आपका इंटरैक्ट करता है वो पूछ रहा है. It interacts with the micromolecular targets, macromolecular targets, any types of molecules or micromolecules as well as macromolecules. So बेटा जो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है वो तब प्रोड्यूस होता है जब ड्रग्स इंटरैक्ट करते हैं विद द मैक्रोमोलिकुलर टारगेट्स. जो आपके मैक्रोमोलिकुलर टारगेट्स होते हैं उनके साथ जब इंटरैक्ट करता है तब आपका रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है. और ड्रग्स अगर आपके थेरापेटिक एक्शन कॉज कर रहे होते हैं देन दे आर कॉल्ड एज, और उस टाइम पर वो आपके लिए मेडिसिन की तरह एक्ट कर रहे होते हैं. चलिए सेकेंड क्वेश्चन है, यूज ऑफ केमिकल्स फॉर थेरापेटिक इफेक्ट. थेरेपी वगैरह के लिए जब वो आपकी बॉडी के अंदर एक अच्छी चीज हो रही है, थेरापेटिक इफेक्ट कॉज कर रहा है, तो केमिकल्स के यूज को थेरापेटिक इफेक्ट जब वो कॉज करता है तो हम क्या बुलाते हैं. फिजियोथेरेपी, खुद ही सोचो, कॉमन सेंस लगाना है. फिजियोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, एंडोथेरेपी. सो इट इज गोइंग टू बी कीमोथेरेपी. जब केमिकल्स को यूज करके थेरापेटिक इफेक्ट कॉज हो रहा है, कोई डिसीज, कोई प्रॉब्लम क्योर हो रही है, ट्रीट हो रही है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रग्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ. ड्रग्स को हम अलग अलग बेसिस पर क्लासिफाई करते हैं. पहला आपका होता है ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, ठीक है. इसके अलावा एक और क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन, on the basis of molecular target and on the basis of chemical structure also. So ये सारे के सारे basis पर drugs classified होता है. एक और type होता है on the basis of drug action. So 4 तरह का classification होता है, यहाँ तो 3 दिया था. So all of the above are the basis on which we classify the drugs. इस चैप्टर के लिए भी बेटा मैं यही सजेस्ट करूंगी कि प्लीज रीड एनसीईआरटी. एनसीईआरटी से बियॉन्ड इन चैप्टर्स के लिए जो लास्ट के तीनों चैप्टर्स हैं, बायोमोलिक्यूल्स हो गया, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हो गया, पॉलीमर्स हो गया, इन 3 चैप्टर्स के लिए आप एनसीईआरटी करें. इट इज मोर देन सफिशिएंट. जस्ट डू अ क्विक रीडिंग. इस चैप्टर के अंदर मेन अगर मैं बात करूँ ना तो आपको चीज़ों के नाम याद रखने ज़रूरी है. कौन सा आपका एंटीपायरेटिक होता है, कौन सा ट्रैंक्युलाइजर है, कौन सा नार्कोटिक एनाल्जेसिक है, कौन सा नॉन नार्कोटिक है, आपका नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स. इन कुछ कुछ चीज़ों से आपका काफ़ी एंटीसेप्टिक से आता है, डिटॉल के कॉम्पोजिशन से सवाल आता है. सो वो अभी क्वेश्चंस कवर होते होते हो जाएंगी चीज़ें. इसमें याद करने वाली चीज़ें काफ़ी हैं. जैसे हम आर्टिफिशियल स्वीटनर्स में बात करेंगे, सो वो सारी चीज़ें देखो याद आपको ही करनी है. इसमें मैं याद कर लेती, मुझे तो याद ही है, मैं पर आपकी जगह पेपर नहीं देकर आ सकती. सो प्लीज़ इन सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को याद करें. इस चैप्टर को जब पढ़ें हाइलाइटर लेकर बैठे अपने साथ. एनसीईआरटी में ही जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो जो नाम आते जा रहे हैं आपके, उनको आप अंडरलाइन करते जाइए. जैसे एक जगह आएगा डेरिवेटिव्स ऑफ बार्बिट्यूरिक एसिड, जिनको बार्बिट्यूरेट्स भी बोलते हैं, सो उनको अंडरलाइन करना है, ठीक है. आपको नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, उनके एग्जाम्पल्स अंडरलाइन करने हैं. एगनिस्ट आएगा, एंटी एगनिस्ट आएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर. एलोस्टेरिक साइट आएगा. केमिकल्स इन फूड में आर्टिफिशियल स्वीटनर्स में एस्पार्टेम हो गया, एलिटेम हो गया,
सैकरिन हो गया, ये सब आपको पता होना चाहिए, कितना शुगर पोटेंसी होता है, वो सब चीज़ें, ठीक है। सोप्स डिटर्जेंट फिर भी थोड़ा बहुत पढ़ रखा होता है तो फिर भी चीज़ें आती होती है कि क्लेंजिंग एजेंट, क्लेंजिंग एक्शन आपने सरफेस केमिस्ट्री के अंदर भी कवर कर रखा होता है, मिसल फॉर्मेशन वाला। इजी चैप्टर है, बस थोड़ा सा याद करने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ एंजाइम। पहला बोल रहा है इट होल्ड्स द सबस्ट्रेट फॉर अ केमिकल रिएक्शन। सेकेंड बोल रहा है इट प्रोवाइड्स द फंक्शनल ग्रुप। थर्ड ऑप्शन कह रहा है बोथ ए एंड बी। डी ऑप्शन कह रहा है नन ऑफ द अबव। तो फंक्शन एंजाइम का क्या क्या होता है बेटा, एक तो वो अपना जो सबस्ट्रेट होता है केमिकल रिएक्शन का, एंजाइम क्या करता है उसको एक्टिव साइट में होल्ड करके रखता है। सो एंजाइम के अंदर आपका एक्टिव साइट प्रेजेंट होती है जहां पे सबस्ट्रेट आपका आकर होल्ड होता है, फिर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, फिर वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होता है। इसके अलावा एंजाइम का ये भी रोल होता है दैट इट प्रोवाइड्स दी फंक्शनल ग्रुप। तो ये दोनों फंक्शन है एंजाइम के, तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। अगर किसी को केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ पढ़ना हो तो डिलीटेड चैप्टर्स जब आपके बोर्ड के थे तो उस टाइम पर अदर स्टेट बोर्ड्स के लिए चैप्टर मैंने पढ़ाया था, एंड इट्स हार्डली इन 2 लेक्चर्स। ये 2 लेक्चर में मैंने कवर करा रखा है, तो आप उसको स्पीड अप करके 1.25 1.5x लेजेंड्स कैन वॉच ऑन 2x स्पीड, सो आप वहां से उसको खत्म कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइट अपार्ट फ्रॉम एक्टिव साइट एट विच द बाइंडिंग ऑफ ड्रग टू द एंजाइम टेक्स प्लेस इज कॉल्ड एज। सो बेसिकली आपके 2 तरह के इनहिबिटर्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव, एक नॉन कॉम्पिटिटिव, ठीक है। कॉम्पिटिटिव क्या करता है, जो एंजाइम ही होता है ना उसकी एक्टिव साइट के साथ ही कंपीट कर रहा होता है, ठीक है। सो एंजाइम को पता ही नहीं चल पाता है कि जो सबस्ट्रेट है और ड्रग है दोनों में से कौन आकर आ रहा है। अगर ड्रग आकर लग जाता है तो वो एंजाइम की एक्टिविटी को रोक देता है। सो यहाँ पर क्या होता है, आपके कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या करते हैं, एंजाइम के एक्टिव साइट के लिए कंपीट करते हैं, और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स क्या करते हैं, ये एंजाइम की एक्टिव साइट में आकर नहीं लगते, ये क्या करते हैं किसी और साइट में आकर जुड़ जाते हैं जिसको हम बुलाते हैं एलोस्टेरिक साइट। तो जब ये दूसरी साइट में एंजाइम की एक्टिव साइट के अलावा जब ये किसी और साइट पर जुड़ते हैं जिसको हम एलोस्टेरिक साइट बोलते हैं, तो ये क्या करते हैं, एंजाइम की जो एक्टिव साइट की शेप होती है बेटा उसको ही बदल देते हैं। तो अब जब सबस्ट्रेट आता है तो वो एंजाइम की एक्टिव साइट को पहचान ही नहीं पाता कि भाई ये शेप तो नहीं, मैं तो इसमें फिट ही नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि एक्चुअली में पहले शेप कुछ और थी, बट जब ड्रग आया तो ड्रग ने क्या करा, उसने एंजाइम की एक्टिव साइट की बजाय कोई और साइट पर आकर जुड़ा जिसको हम क्या बुलाते हैं, दैट साइट इज कॉल्ड एज योर एलोस्टेरिक साइट। और फिर क्या करता है, जो ड्रग एलोस्टेरिक साइट पर आकर जुड़ता है वो एंजाइम की एक्टिव साइट की शेप बदल देता है, जिसकी वजह से सबस्ट्रेट अब उस एंजाइम की शेप को नहीं पहचान पाता। तो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होते हैं, एक्टिविटी तो रोक ही रहे, इनहिबिट कर रहे हैं बट कंपीट नहीं कर रहे। कॉम्पिटिटिव वो होते हैं जो कंपीट करते हैं फॉर द एक्टिव साइट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार बना देती हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिसेप्टर प्रोटीन्स आर एम्बेडेड इन दी। ऑप्शन है डीएनए, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, आरएनए। सो जो रिसेप्टर प्रोटीन्स होते हैं वो आपके कहां पर एम्बेडेड होते हैं बेटा, दे आर एम्बेडेड इन दी सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेप्टर्स आर सेलेक्टिव इन नेचर बिकॉज इट बाइंड्स टू। ऑप्शन कह रहा है अगर सेलेक्टिव है तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लोगे तो भी सवाल निकल जाएगा। बिकॉज इट बाइंड्स टू ऑल टाइप्स ऑफ केमिकल मैसेंजर्स, अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ केमिकल मैसेंजर्स, सेल मेम्ब्रेन, ऑल ऑफ द अबव। देखो क्वेश्चन में हिंट दे रहा है यार आपको। रिसेप्टर्स अगर बेटा नेचर में सेलेक्टिव है तो क्या वो सारे केमिकल मैसेंजर से जुड़ सकते हैं? नहीं। अगर सिलेक्टिव है, सिलेक्टिव का मतलब ये है कि वो एक पर्टिकुलर चीज को सिलेक्ट कर रहा है, और अगर वो सिलेक्टिव है तो इट विल बाइंड टू अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ केमिकल मैसेंजर, नॉट ऑल टाइप्स ऑफ केमिकल मैसेंजर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ एंटागनिस्ट। एंटागनिस्ट का फंक्शन क्या है? पहला बोल रहा है मिमिक द नेचुरल मैसेंजर, इट मिमिक्स द रिसेप्टर, it binds to receptor site and inhibits its function, all of the above। तो बेटा एंटागनिस्ट का काम होता है कि रिसेप्टर साइट पे आकर
जुड़ जाता है, बाइंड कर जाता है और रिसेप्टर साइट का जो फंक्शन होता है उसको क्या करता है, इनहिबिट करता है। और नेचुरल मैसेंजर को जो मिमिक करते हैं वो आपके होते हैं एगनिस्ट। ठीक है, सो नेचुरल मैसेंजर को जो मिमिक करते हैं दे दोज आर कॉल्ड एज योर एगनिस्ट। एंड एंटागनिस्ट क्या करते हैं, रिसेप्टर साइट पर आकर जुड़ जाते हैं और फिर जो आपका रिसेप्टर साइट का फंक्शन होता है उसको इनहिबिट कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट है, इन द स्टमक हिस्टामिन stimulates the secretion of pepsin and sulfuric acid and hydrochloric acid, sulfuric acid, hydrochloric acid या सोडियम हाइड्रोक्साइड, खुद ही सोचे यार। स्टमक के अंदर आपका क्या चीज सिक्रीट होता है, सल्फ्यूरिक तो नहीं होता, स्टमक के अंदर कौन सा एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हिस्टामिन स्टिमुलेट करता है सिक्रीशन ऑफ पेप्सिन एंड योर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इस चैप्टर के अंदर कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें सिर्फ आपके कॉमन सेंस की जरूरत है। आपको अगर ये चैप्टर की बहुत ज्यादा डिटेल, बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं भी आती चलेगा, कुछ कुछ जगह पे आपका लॉजिक, आपका कॉमन सेंस काम आ जाएगा आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉरएड्रेनालिन इज अ और एन एंटीडिप्रेसेंट, एंटीहिस्टामिन, न्यूरोट्रांसमीटर, एंटासिड। तो बेटा नॉरएड्रेनालिन होता है आपका न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है, इट्स एन एग्जांपल और इट इज अ न्यूरोट्रांसमीटर। एंटासिड के कुछ गिनती के एग्जाम्पल है, एंटीडिप्रेसेंट के भी और एंटीहिस्टामिन के भी। सो नॉरएड्रेनालिन इज अ न्यूरोट्रांसमीटर। चलिए नेक्स्ट है ड्रग्स आइप्रोनाइजाइड। देखो मेरा प्रोनाउंसिएशन बहुत ज़्यादा सही नहीं हो सकता क्योंकि बहुत ही डिटेल्ड नाम है, हो सकता है आपने मेडिकल में थोड़ा बहुत पढ़ा हो। सो कुछ ड्रग्स के नाम है आइप्रोनाइजाइड एंड फिनाइलजीन, बिलोंग टू द क्लास ऑफ, पहला बोल रहा है डिप्रेसेंट ड्रग्स, दूसरा बोल रहा है एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स, सी बोल रहा है एंटीबायोटिक्स एंड लास्ट बोल रहा है एंटीसेप्टिक। सो जो आपका आइप्रोनाजाइड है एंड फिनाइलजीन है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स। डिप्रेसेंट ड्रग्स तो कौन ही लेता है, ठीक है, डिप्रेशन को जो जिनको एंजाइटी वगैरह ये सब प्रॉब्लम होती है तो उनको काम करने के लिए, उनको डिप्रेशन से बाहर लाने के लिए, एंजाइटी ना हो उसके लिए एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स दिए जाते हैं। और उसमें आपका दिस इज द एग्जांपल, आइप्रोनाजाइड एंड फिनाइलजीन बिलोंग टू द क्लास ऑफ एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स। दीज आर द डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट एग्जांपल्स। नेक्स्ट है ड्रग विच इज यूज्ड इन कंट्रोलिंग डिप्रेशन एज वेल एज हाइपरटेंशन इज, पहला बोल रहा है पेनिसिलिन, दूसरा बोल रहा है टेट्रासाइक्लिन, थर्ड बोल रहा है सेल्वार्सन एंड फोर्थ बोल रहा है इक्वेनल। सो इक्वेनल होता है बेटा आपका, इट्स एन एंटी डिप्रेसेंट, ट्रैंक्विलाइजर में आता है। इक्वेनल आपका डिप्रेशन को कंट्रोल करने के लिए एज वेल एज हाइपरटेंशन जिनको बहुत ज्यादा होते हैं उसको भी ठीक करने के लिए या ट्रीट करने के लिए यूज होता है, ठीक है। सेल्वार्सन जो होता है वो यूज होता है टू ट्रीट सिफिलिस। इस पर सवाल आ जाता है, सिफिलिस विच इज एसटीडी, उसको ट्रीट करने के लिए आपका सेल्वार्सन यूज होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डेरिवेटिव्स ऑफ बार्बिट्यूरिक एसिड, इनमें से कौन कौन से बार्बिट्यूरिक एसिड के डेरिवेटिव्स है। पहला है वेरोनिल एंड एमाइटल, ये दोनों होते हैं। नेम्बुटल एंड लुमिनल, ये दोनों भी आपके बार्बिट्यूरिक एसिड के डेरिवेटिव्स होते हैं जिनको हम बार्बिट्यूरेट्स भी बोलते हैं। सो ए और बी दोनों ही आपका किस में आता है, डेरिवेटिव्स ऑफ सेकेनल हो गया, वेरोनिल हो गया, एमाइटल हो गया, लुमिनल हो गया, सारे के सारे आपके किस में आते हैं, डेरिवेटिव्स ऑफ बार्बिट्यूरिक एसिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आईयूपीएसी नेम ऑफ एस्पिरिन इज। एस्पिरिन की प्रिपरेशन आप एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के चैप्टर में कर ही लेते हैं। सो ये होता है आपका एस्पिरिन। चलिए
सो एस्पिरिन के अगर हम IUPAC के नाम की बात करें बेटा, सो ऑर्थो पोजिशन पर लगा होता है आपका एसिटाइल, जो एडजेसेंट पोजिशन होती है दैट इज ऑर्थो। एक छोड़ के ऑल्टरनेट जो होती है वो आपकी मेटा, एग्जैक्ट ऑपोजिट 1,4 वाली जो होती है वो पैरा होती है। सो एस्पिरिन का नाम क्या हो जाएगा, ऑर्थो पे एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड। So this is orthoacetyl salicylic acid. चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इनहिबिट्स द सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स। सो आपका जो ड्रग प्रोस्टाग्लैंडिन्स का सिंथेसिस इनहिबिट करता है, ऑप्शन दे रहा है पैरासिटामोल, एस्पिरिन, कोडीन या वैलियम। सो एस्पिरिन जो होता है वो आपका प्रोस्टाग्लैंडिन्स की सिंथेसिस को रोकता है, इनहिबिट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनाल्जेसिक्स आर कॉल्ड ओपिएट्स। ओपिएट्स बेसिकली आपके आते हैं जो ओपियम बेस्ड होते हैं, जो ओपियम से डिराइव होते हैं, ये सारे के सारे आपके आते हैं नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स में। एनाल्जेसिक्स होते हैं जो पेन वगैरह को किल करने के लिए यूज होते हैं। सो नार्कोटिक और नॉन नार्कोटिक होते हैं, ठीक है। नॉन नार्कोटिक एडिक्टिव नहीं होते हैं, नार्कोटिक एडिक्टिव होते हैं, जैसे मॉर्फिन हो गया। सो मॉर्फिन आपका ओपिएट्स में आता है क्योंकि ये कैसा एनाल्जेसिक होता है, इट इज अ नार्कोटिक एनाल्जेसिक। और कोडीन भी इसी में ही आता है, नार्कोटिक एनाल्जेसिक में। बट जो एस्पिरिन होता है ना बेटा, दिस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक, नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक। तो मॉर्फिन और मॉर्फिन के जो होमोलोगस होते हैं, कोडीन वगैरह, ये सारे के सारे, हीरोइन हो गया, कोडीन हो गया। सो इसमें हो जाएगा बोथ ए एंड बी, दे आर ओपियम बेस्ड, ओपियम से डिराइव हो रहे होते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्सेनिक कंटेनिंग ड्रग। इनमें से किसके अंदर आर्सेनिक प्रेजेंट होता है। सो आर्सेनिक कंटेनिंग ड्रग होता है आपका सेल्वार्सन, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ये यूज होता है टू ट्रीट सिफिलिस विच इज अ STD। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है बेटा, अमंग द फॉलोइंग द नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है वो आपका ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दोनों की जगह, दोनों के लिए इफेक्टिव होता है। बट जो नैरो स्पेक्ट्रम होते हैं वो इधर ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के लिए होते हैं। सो आपका पेनिसिलिन जी, वेरी कॉमन एग्जाम्पल, हम नैरो स्पेक्ट्रम में एक ही पढ़ते हैं। पेनिसिलिन जी जो होता है वो आपका कौन सा होता है, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। एम्पिसिलिन, एमोक्सिलिन एंड क्लोरमफेनिकोल, ये तीनों के तीनों आपके आ जाते हैं बेटा ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में। सो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, पेनिसिलिन जी इज एन एग्जांपल ऑफ नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। रेस्ट 3 एम्पिसिलिन, एमोक्सिलिन एंड क्लोरमफेनिकोल आपका किस में आ जाता है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में। चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सपोज टू बी टॉक्सिक टूवर्ड्स द सर्टेन स्ट्रेन्स ऑफ कैंसर सेल्स। सो इसमें से कौन सी एंटीबायोटिक अगर आप कंज्यूम करेंगे, so it is toxic towards certain strains of cancer cells, so that is your option कह रहा है vancomycin, डाइसिड्रेजरिन, ऑफ्लॉक्सिन या पेनिसिलिन जी। सो डाइसिड्रेजरिन जो होता है वो आपका कैंसर सेल की तरफ, जो सर्टेन स्ट्रेन ऑफ कैंसर सेल्स होते हैं उनकी तरफ टॉक्सिक होता है। देखो इसमें समझाने जैसा कुछ है नहीं, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, दिस इज समथिंग, जो एग्जाम्पल है वो आपको याद करने हैं, जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन है। तो कुछ को लग रहा होगा मैम तो फटाफट फटाफट क्वेश्चन कर रही हैं, आप भी ये फटाफट फटाफट कर लोगे अगर आपको टर्म्स, आपको एग्जाम्पल्स अगर याद होंगे तो, ठीक है। सो मैं फिर भी दोबारा यही कहूंगी, ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस तब करना जब चैप्टर आता हो, चैप्टर एक बार पढ़ रखा हो, चीजें आपको याद हो, एग्जाम्पल्स याद हो।
वरना मैं कराती जाऊंगी, आप करते जाओगे क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन डेरिवेटिव। सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन डेरिवेटिव का कौन सा एग्जाम्पल है? पहला बोल रहा है नोवेस्टेरॉल, सेकेंड बोल रहा है क्लोरोजाइलेनॉल, थर्ड बोल रहा है नॉरेंथिंड्रोन एंड डी बोल रहा है आपका टर्पीनियोल। सो सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन का डेरिवेटिव होता है बेटा नॉरेंथिंड्रोन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, आर्टिफिशियल स्वीटनर विच इज स्टेबल अंडर कोल्ड कंडीशंस ओनली इज सैकरिन, सुक्रालोज, एस्पार्टेम या एलिटेम। सो सिर्फ एक ही आपका आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है जो अनस्टेबल होता है हीट की तरफ, दैट इज एस्पार्टेम। सो एस्पार्टेम का क्या होता है? इट इज अनस्टेबल टुवर्ड्स हीट, तो कुकिंग वगैरह के टाइम पर, मतलब अगर आप केक्स वगैरह बेक कर रहे हो और आप उसमें शुगर डालना चाहते हो तो आप एस्पार्टेम नहीं यूज कर सकते हैं। सो क्योंकि एस्पार्टेम हीट की तरफ स्टेबल नहीं होता तो कुकिंग वगैरह के टाइम पर हम एस्पार्टेम एज आर्टिफिशियल स्वीटनर नहीं यूज कर सकते हैं। सो एस्पार्टेम की जगह जनरल एस्पार्टेम की एप्लीकेशन इट फाइंड्स यूज इन कोल्ड फूड एंड ड्रिंक्स। तो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह के अंदर और जो भी आपका कोल्ड फूड होता है जिसको आपको हीट वगैरह नहीं करना, ये वहां पर ही आपका एप्लीकेबल होता है। सो एस्पार्टेम जो होता है दैट इज स्टेबल अंडर कोल्ड कंडीशन ओनली, रेस्ट आर स्टेबल टुवर्ड्स हीट ऑल्सो, ठीक है। सो एस्पार्टेम याद रखना क्योंकि ये वाली चीज थोड़ी यूनिक टाइप की है इस केस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूड प्रिजर्वेटिव्स प्रिवेंट स्पॉइलेज ऑफ फूड ड्यू टू माइक्रोबियल ग्रोथ। So the most commonly used the food preservative. So food preservative का काम क्या होता है बेटा? खाना बहुत जल्दी स्पॉइल हो जाता है, खासकर वो फूड जिसके अंदर आपके काफ़ी ज़्यादा फैट्स और ऑयल्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि वो बहुत आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, एसिडिटी हो जाती है, माइक्रोबियल ग्रोथ हो जाता है। तो इन सब को प्रिवेंट करने के लिए फूड के अंदर फूड प्रेजर्वेटिव डाला जाता है ताकि फूड की जो शेल्फ लाइफ है वो बढ़ जाए। अब आप खुद सोचो, कॉमन सेंस लगाओ, आप जूस खरीदते हो, अगर आप फ्रेश जूस निकलवाओगे किसी भी फ्रूट शॉप से, जूस शॉप से, तो अगर आप उसको थोड़ा आधा घंटा भी अगर नॉर्मली रख दोगे ना तो उसका टेस्ट चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। बट जो टेट्रा पैक्स वाले फ्रूट जूसेस आते हैं वो आपके 5-5, 4-4, 6-6 महीने तक एक्सपायर नहीं कर रहे हैं। तो उनको प्रिजर्व करने के लिए उनके अंदर अगेन केमिकल्स डाला जा रहा है, फूड प्रिजर्वेटिव डाला जा रहा है। तो पूछ रहे हैं कि मोस्ट कॉमनली यूज फूड प्रिजर्वेटिव इनमें से कौन कौन सा है। पहला बोल रहे C6H5COONA विच इज कॉल्ड एज योर सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट। दूसरा बोल रहा है टेबल सॉल्ट, थर्ड बोल रहा है वेजिटेबल ऑयल्स, ऑल ऑफ द अबव। सो यहां पर हो जाएगा बेटा ऑल ऑफ द अबव। सो सोडियम बेंजोएट हो गया आपका, शुगर हो गया आपका, सॉल्ट हो गया आपका, वेजिटेबल ऑयल्स हो गया। They are very commonly used as your food preservatives. Next है, the product formed in the reaction given below is, हमें दे रखा है C17H35COONA plus CaCl2 giving you NaCl। अब ये जो रिएक्शन है ना, ये बेसिकली आपकी हार्ड वाटर के साथ की रिएक्शन है। तो ये तो हो गया आपका सोप। कौन सा सोप है ये? दिस इज सोडियम स्टीयरेट, सोडियम स्टीयरेट। कैल्शियम क्लोराइड कहां से आ रहा होगा? इट इज कमिंग फ्रॉम हार्ड वाटर, क्योंकि हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर को डिस्टिंग्विश करने के लिए बेटा हम सोप यूज करते हैं, डिटर्जेंट यूज नहीं करते, क्योंकि डिटर्जेंट दोनों में काम कर जाता है। सोप जो होता है वो हार्ड वाटर में नहीं काम करता, स्कम बनाता है, बट सॉफ्ट वाटर के अंदर आपका झाग बनाता है, लैदर प्रोड्यूस करता है। अब हार्ड वाटर क्या होता है? हार्ड वाटर कंटेन्स द सॉल्यूबल सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम।
हार्डनेस दो तरह की होती है, टेम्पररी एंड परमानेंट। टेम्पररी हार्डनेस में आपका बाइकार्बोनेट्स प्रेजेंट होते हैं कैल्शियम मैग्नीशियम के, और परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर में आपके किसके सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो अगर कैल्शियम क्लोराइड है, क्लोराइड सॉल्ट है कैल्शियम का, सो इट इज गोइंग टू बी दी वाटर जिसके अंदर परमानेंट हार्डनेस प्रेजेंट है, यह आसानी से नहीं जाती है, ठीक है। सो हमने सोप का रिएक्शन कराया, यानी हमने सोप ऐड करा हार्ड वाटर के अंदर, और हार्ड वाटर भी वो है जो काफी परमानेंट हार्डनेस कॉज कर रहा है। ये एक सॉल्ट है बेटा, ये एक सॉल्ट है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी क्योंकि ये भी वाटर सोल्यूबल सॉल्ट है। और जैसे ही आपने सोप को हार्ड वाटर के अंदर सोप सोल्यूशन को ऐड करा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, तो केटायन या तो केटायन एक्सचेंज कर दो या एनायन एक्सचेंज कर दो। तो मैं क्या कर रही हूँ, सोडियम को एक्सचेंज कर रही हूँ, केटायन करें, Na इधर आ जाएगा, कैल्शियम इधर आ जाएगा। सो कैल्शियम की वैलेंसी 2, इसकी एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड का H+ जाएगा, तो यहाँ पे वैलेंसी 1 होगा, है ना, -+1। तो यहां पर फॉर्मूला आ जाएगा C17H35COO होल ट्वाइस Ca, क्योंकि कैल्शियम का वैलेंसी 2 था, प्लस आ जाएगा NaCl, बैलेंस कर लेते हैं 2, और यहां दे रखा था 2। सो सोडियम क्लोराइड तो बना, साथ में क्या बनेगा, ये जो होता है बेटा, इसका केमिकल नेम तो क्या हो गया, कैल्शियम स्टीयरेट। ये होता है स्कम, यानी जो आपका कैल्शियम स्टीयरेट होता है, ये वाइट प्रेसिपिटेट की फॉर्म में आपका क्या कर जाता है, सेटल डाउन कर जाता है, सेटल डाउन कर जाता है, इनसोल्यूबल सॉलिड है, हम इसको स्कम बुलाते हैं। सो कैल्शियम स्टीयरेट जो होता है, इसीलिए हम बोलते हैं बेटा सोप जो होता है वो हार्ड वाटर में काम नहीं करता, क्योंकि जैसे आप सोप को हार्ड वाटर में डिसॉल्व करते हो, सोप उसमें धीरे धीरे आपका ये कर्डी वाइट सा प्रेसिपिटेट बनाना स्टार्ट कर देता है। और अगर आप सोचो, अब आप सोप डाल के पानी के अंदर, हार्ड वाटर के अंदर कपड़े क्लीन कर लोगे, तो कपड़े और बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि ये जो वाइट प्रेसिपिटेट है वो कपड़ों पर स्टिक करना स्टार्ट कर देता है। सो वाइट प्रेसिपिटेट है, इनसोल्यूबल सॉलिड होगा, तो हमें क्या मिलेगा, C16H34। ये वाले ऑप्शन तो पहले ही काट दो। अब दो ऑप्शन है, C17 यहाँ फॉर्मूला सेम है, पहले में बोल रहा है इनसोल्यूबल कैल्शियम स्टीयरेट, और दूसरे में बोल रहे हैं सोल्यूबल कैल्शियम स्टीयरेट। तो आपको क्या मिलता है, इनसोल्यूबल कैल्शियम स्टीयरेट विच सेटल्स डाउन एट वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म्स दी स्कम, और सोडियम क्लोराइड आपका सोल्यूबल होगा। सो यहां पर एक्वस लिख देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनाइनिक डिटर्जेंट। तो डिटर्जेंट बेटा 3 टाइप के होते हैं, केटाइनिक डिटर्जेंट्स, एनाइनिक डिटर्जेंट्स एंड नॉन आइनिक डिटर्जेंट्स, राइट। सो जो एनाइनिक डिटर्जेंट्स होते हैं, डिटर्जेंट्स में एनाइनिक वाला जो होता है वो आपका सोडियम सॉल्ट्स होते हैं, लॉन्ग चेन बेंजीन सल्फोनिक एसिड्स के, ठीक है। जो आपके केटाइनिक डिटर्जेंट्स होते हैं वो अमोनियम के सॉल्ट्स होते हैं। नॉन आयनिक जो होते हैं वो अलग ही होते हैं, उनमें आपका पॉलीथाइनिन ग्लाइकोल वगैरह से रिएक्शन करा रखा होता है। सो पहला बोल रहा है सोडियम लॉराइल सल्फेट, सल्फोनिक एसिड का सॉल्ट होगा, ठीक है। अगर मैं लॉराइल सल्फेट का फॉर्मूला लिखूं, सो इट इज CH3CH211OSO3 Na+, ठीक है। सो दिस इज सोडियम लॉराइल सल्फेट विच इज एनाइनिक डिटर्जेंट, एनाइनिक पार्ट है। एनाइनिक चार्ज वगैरह से हम क्या ला रहे हैं कि जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट आपका डिटर्जेंट का क्लेंजिंग एक्शन में होता है, ये हाइड्रोफोबिक टेल, ये वाला पार्ट हाइड्रोफोबिक हेड, और जो हेड वाला पार्ट है उस पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, एनाइनिक, इसीलिए हम इसको एनाइनिक डिटर्जेंट बोल रहे हैं। सिटाइल ट्राइमेथाइल अमोनियम ब्रोमाइड जो होता है ये आपका कैसा होता है बेटा, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ केटाइनिक डिटर्जेंट। ग्लिसराइल ओलिएट जो होता है ये आपका कैसा होता है, नॉन आयनिक। और सोडियम स्टीयरेट तो आपने पीछे ही कर लिया, ये तो आपका क्या होता है, सोप होता है, डिटर्जेंट नहीं होता। सोप जो होते हैं वो सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट्स होते हैं ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड के, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के। तो इनमें से एनाइनिक डिटर्जेंट आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा,
ये नॉन आयनिक डिटर्जेंट लिख देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ डिटर्जेंट इज फॉर्म्ड व्हेन स्टीयरिक एसिड रिएक्ट्स विद द पॉलीथाइलिन ग्लाइकॉल। वैसे मैंने पीछे आपको हिंट दे दिया था। सो पूछ रहा है कि किस तरह का डिटर्जेंट बनेगा जब आपका स्टीयरिक एसिड रिएक्ट कर रहा है पॉलीथाइलिन ग्लाइकॉल के साथ। सो जब स्टीयरिक एसिड पॉलीथाइलिन ग्लाइकॉल के साथ रिएक्ट करता है तो बेटा आपको किस तरह का डिटर्जेंट मिलता है, नॉन आयनिक डिटर्जेंट। चलिए नेक्स्ट है, पेनिसिलिन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, किसने डिस्कवर्ड करा था? पहला ऑप्शन बोल रहा है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, टेंसेंसाल्क, एसे वैक्सना एंड लुइस पैस्चर। सो आपका पेनिसिलिन किसने डिस्कवर करा था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन कॉज ऑफ एसिडिटी इन द स्टमक। एसिडिटी इन द स्टमक इज अ वेरी कॉमन इशू। तो पूछ रहे हैं कि एसिडिटी का मेन कॉज क्या होता है। पहला बोल रहे हैं रिलीज ऑफ एक्स्ट्रा गैस्ट्रिक एसिड विच डिक्रीजेस द पीएच लेवल, indigestion and pain in the large intestine, increasing the pH level in the stomach, या बोल रहा है रिलीज ऑफ एक्स्ट्रा बाइल जूस विच इंक्रीजेस अल्कलाइन मीडियम इन द स्टमक। हाँ जी भाई, एसिडिटी में क्या होता है, स्टमक के अंदर एक्सेस एसिड प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है जिसकी वजह से पेन और इरिटेशन होता है। स्टमक की बात कर रहे हैं। और अगर बेटा एक्सेस एसिड प्रोड्यूस होगा, एसिड ज्यादा होगा तो पीएच आपका कम होता है। यही होता है ना, जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है पीएच उतना कम होता है। सो स्टमक के अंदर जब एक्सेस ऑफ एसिड प्रोड्यूस हो जाए जिसकी वजह से पेन इरिटेशन हो, दैट प्रॉब्लम इज कॉल्ड एज योर एसिडिटी। और उस केस में पीएच लेवल डिक्रीज करता है, इंक्रीज नहीं करता। सो पहला ऑप्शन करेक्ट है, दैट रिलीज ऑफ एक्स्ट्रा गैस्ट्रिक एसिड, एक्स्ट्रा एसिड रिलीज हो जाता है जिसकी वजह से पीएच लेवल कम हो जाता है, पेन इरिटेशन हो जाता है। तो इस एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम एंटा एसिड टैबलेट्स कंज्यूम करते हैं ताकि जो एक्सेस एसिड सिक्रीट हुआ है वो न्यूट्रलाइज हो जाए और पेट को एकदम आराम आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट एक्ट एज एन एंटा एसिड। पहला बोल रहा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज बेकिंग सोडा। सेकेंड बोल रहा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, थर्ड बोल रहा है सोडियम कार्बोनेट, फोर्थ बोल रहा है एल्यूमिनियम कार्बोनेट। तो इनमें से बेटा सोडियम कार्बोनेट जो है इट कैन नॉट एक्ट एज एन एंटा एसिड। पहली बात तो अगर मैं सोडियम कार्बोनेट की बात करूं तो ये वॉशिंग सोडा होता है और इसका सोल्यूशन पानी के अंदर काफी ज्यादा अल्कलाइन होता है, प्लस ये एडिबल नहीं होता। सो आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम कार्बोनेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब आपके एंटा एसिड की तरह काम कर सकते हैं जो माइल्ड बेसिस है या बेसिक अगर सॉल्ट भी है, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट इज अ बेसिक सॉल्ट बट माइल्ड बेसिक सॉल्ट, बहुत ज्यादा बेसिक नहीं है। सो एडिबल होना चाहिए, माइल्ड बेस होना चाहिए, नॉन कोरोसिव होना चाहिए, खाना खाकर उसको बर्न्स वगैरह नहीं होने चाहिए। सो बेकिंग सोडा यूज हो सकता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तो मेन कंपोनेंट होता ही है आपका एंटा एसिड्स का, और एल्यूमिनियम कार्बोनेट भी यूज हो सकता है बट सोडियम कार्बोनेट नहीं यूज हो सकता। इट कैन नॉट एक्ट एज एन एंटा एसिड, एज एन एंटा एसिड। वॉशिंग सोडा है और इसके अलावा इट्स सोल्यूशन इज हाईली अल्कलाइन, काफी ज्यादा बेसिक होता है, जबकि एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको माइल्ड बेस चाहिए, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस नहीं चाहिए, एडिबल हो, आप उसको खा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार आया हुआ है। डेटॉल किसका मिक्सचर होता है? क्लोरोजाइलेनॉल बाइथियोनॉल, क्लोरोजाइलेनॉल टर्पीनियोल, फिनॉल एंड आयोडीन, टर्पीनियोल एंड बायोथाइनॉल। सो आपका डेटॉल किसका मिक्सचर होता है बेटा? क्लोरोजाइलेनॉल एंड टर्पीनियोल। इसको अपने दिमाग में बिठा लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, बाइथाइनॉल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये सोप्स वगैरह में भी डाला जाता है, जैसे एक सोप आता था आपका सैवलॉन,
यहां से आपको हिंट मिल जाएगा बेटा, बायथायनॉल किसका एग्जाम्पल होगा? डिसइंफेक्टेंट, एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक या एनाल्जेसिक। ठीक है, डिसइंफेक्टेंट हम लगाते हैं जो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे फ्लोर हो गया, टाइल्स हो गया, इन सब पे जब आप लगाते हो जर्म्स वगैरह को किल करने के लिए। एंटीसेप्टिक आपके लिविंग ऑब्जेक्ट पे लगता है, यानी वूंड्स पे, कट्स पे। एंटीबायोटिक तो पता ही है आपको, एनाल्जेसिक्स आपके पेन वगैरह को रिलीव करने के लिए होता है। एंटीपायरेटिक होता है फीवर वगैरह को रिड्यूस करने के लिए। सो बायथायनॉल जो होता है, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंटीसेप्टिक। चलिए नेक्स्ट है 1% सोल्यूशन ऑफ फिनॉल एक्ट एज एन, क्या एक्ट करता है 1% सोल्यूशन? ये एनसीईआरटी की लाइन है, एज इट इज, एज इट इज, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1% ऑफ सोल्यूशन ऑफ फिनॉल एक्ट एज अ डिसइंफेक्टेंट, बट वही है अगर आपका बेटा 0.2% सोल्यूशन होगा फिनॉल का, तो वो उस टाइम पर किसकी तरह एक्ट करता है? एंटीसेप्टिक की तरह करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार आया हुआ है। So 0.2% solution of phenol acts as an antiseptic, but a 1% solution of phenol act as a disinfectant. Next question है, which statement about aspirin is not true? पहला बोल रहा है aspirin belongs to narcotic analgesics. It is effective in relieving pain. It has anti-blood clotting action. It is a neurologically active drug. सो अगर हम एस्पिरिन की बात करें तो पहला स्टेटमेंट बेटा गलत है, इट बिलोंग्स टू नार्कोटिक एनाल्जेसिक, ये गलत है। एस्पिरिन एडिक्टिव नहीं होता। एस्पिरिन कैसा होता है आपका? नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक्स का काम होता है पेन रिलीव करना। सो इट इज अ नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक की कैटेगरी में आता है आपका एस्पिरिन। सो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, बाकी तीनों सही हैं। नेक्स्ट है, ड्रग्स विच कंटेन मिक्सचर ऑफ नॉरएंथिंड्रोन एंड इथाइनाइल एस्ट्राडायोल आर एंटीबायोटिक्स, एंटी फर्टिलिटी, एंटीसेप्टिक या एंटासिड। सो आपका नॉरएंथिंड्रोन एंड इथाइनाइल एस्ट्राडायोल जो होते हैं बेटा एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बर्थ कंट्रोल पिल्स। बर्थ कंट्रोल पिल्स जो होती हैं जिसमें आपका प्रेगनेंसी अवॉइड वगैरह हो सके, सो जो बर्थ कंट्रोल पिल्स होती हैं उनके अंदर आपके सिंथेटिक प्रेजेंट होते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन दोनों प्रेजेंट होते हैं जो फीमेल हॉर्मोन्स होते हैं। सो बोथ ए एंड बी आर प्रेजेंट इन दी बर्थ कंट्रोल पिल, सिंथेटिक एस्ट्रोजन एंड सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन। चलिए नेक्स्ट है सल्वारसिन is an antimicrobial agent which is used for curing malaria, allergy, syphilis या depression. So salvarsan is an antimicrobial agent और ये किसको ट्रीट करने के लिए यूज होता है? सिफिलिस को ट्रीट करने के लिए यूज होता है। अगेन आई टोल्ड यू दिस इज अ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। सल्वारसन पे काफी, क्योंकि सबसे पहले सिफिलिस का ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा था, इट इज अ STD। सो सिफिलिस को ट्रीट करने के लिए सबसे पहला जो आपका मेडिसिन मिला वो सल्वारसन था। चलिए नेक्स्ट है विच इज करेक्ट अबाउट सैकरिन। सैकरिन जो होता है वो आपका आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है। तो पहला दे रखा है उसका स्ट्रक्चर C डबल बॉन्ड ONH SO2 और बेंजीन करेंगे। दिस इज द करेक्ट स्ट्रक्चर फॉर योर सैकरिन। इट इज 600 टाइम्स स्वीटर दैन दी शुगर, ये भी ठीक है। इसका जो स्वीटनिंग का पार है, पोटेंसी जो है वो नॉर्मल शुगर से 600 टाइम्स ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा होती है बेटा एलिटेम की, 2000 टाइम्स होता है। बट एलिटेम का इतना ज्यादा पोटेंसी है ना शुगर का, इतना ज्यादा मीठा कर देता है कि उसकी आप शुगर की लिमिट को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। सो इसीलिए एलिटेम बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज नहीं होता। एस्पार्टेम आपका कोल्ड फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, इनमें ही यूज हो पाता है। तो जनरली हम यूज करते हैं या तो सैकरिन या सुक्रालोज यूज करते हैं। इट इज यूज्ड एज अ स्वीटनिंग एजेंट, सही है भाई। सैकरिन आपका क्या है? इट इज अ आर्टिफिशियल स्वीटनर ओनली।
सो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो क्या हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दीज। एनसीईआरटी में एक टेबल दे रखी है जहां पे यूजेस वगैरह लिखे हुए हैं और उनकी पोटेंसी लिखी हुई है कि कौन सा कितने टाइम स्वीटर है दैन दी नॉर्मल शुगर। सो उस चीज को एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट है सोप्स आर दी सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स लाइक पाल्मिटिक एसिड, ओलिक एसिड, स्टीयरिक एसिड, ऑल ऑफ दीज। सो सोप्स जो होते हैं वो सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स होते हैं ऑफ ऑल दीज फैटी एसिड्स। पाल्मिटिक एसिड मिलता है पाम ऑयल से, ओलिक एसिड उससे ओलिव ऑयल से हो गया, ऑलिव ऑयल से, और स्टीयरिक एसिड आपको फैट्स ऑयल से मिलता है। सो सोप्स जो होते हैं वो सोडियम पोटेशियम सॉल्ट्स होते हैं, तीनों के तीनों से आप सोप्स बना सकते हैं। नेक्स्ट है डिटर्जेंट्स आर प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ H2SO4 ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, कोलेस्टेरॉल, लॉराइल अल्कोहल, साइक्लोहेक्सिनॉल या पैरानाइट्रोफिनॉल। थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, मैंने आपको एक एनायनिक डिटर्जेंट का एग्जाम्पल बताया था बेटा, दैट इज सोडियम लॉराइल सल्फेट। ठीक है, ये किसके एग्जाम्पल में आ रहा था? दिस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एनायनिक डिटर्जेंट। सो पहले हम क्या करते हैं बेटा, लॉराइल अल्कोहल को ट्रीट करते हैं H2SO4 के साथ, उसके बाद फिर आपका सोडियम सॉल्ट्स में कन्वर्ट करते हैं, तो आपको फाइनली मिल जाता है सोडियम लॉराइल सल्फेट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एंटासिड, आइप्रोनाजाइड, सिल्वारसन, क्लोरमफेनिकॉल, जेंटैक। सो जेंटैक जो होता है वो आपका कैसे यूज होता है? एज एन एंटा एसिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग्स दैट बाइंड टू द रिसेप्टर साइट एंड इनहिबिट्स इट्स नेचुरल फंक्शन आर कॉल्ड एज। याद करो, इस तरह का एक क्वेश्चन हमने पहले भी रिपीट कर लिया बेटा। वो ड्रग्स जो रिसेप्टर साइट पर आकर बाइंड करे और उसके नेचुरल फंक्शन को इनहिबिट करे, वो आपके कैसे होते थे? दे आर योर एंटागनिस्ट। एगनिस्ट तो क्या करते थे? दे मिमिक दी नेचुरल मैसेंजर। ये तो नेचुरल मैसेंजर को ही मिमिक कर लेते थे, कॉपी कर लेते थे, बट एंटागनिस्ट क्या करते हैं? रिसेप्टर साइट पर जाकर बाइंड कर देते हैं और आपका नेचुरल फंक्शन को इनहिबिट करते हैं। नेक्स्ट है ड्रग विच इज यूज्ड होना चाहिए था, कोई नहीं। ड्रग विच इज यूज्ड टू रिड्यूस एंजाइटी वगैरह को रिड्यूस करने के लिए, कामनेस आए, दिमाग शांत रहे, उसके लिए कौन सा है? ट्रैंक्युलाइजर, डायूरेटिक, एनाल्जेसिक या एंटासिड। सो ट्रैंक्युलाइजर्स होते हैं बेटा, इसी में ही आपका आ जाते हैं एंटी डिप्रेसेंट्स वगैरह भी यही ट्रैंक्युलाइजर की ही कैटेगरी में आ जाता है। सो एंजाइटी को ट्रीट करने के लिए, कम करने के लिए, ठीक है, आपका कामनेस, दिमाग शांत रहे, स्ट्रेस ना हो, इन सब को ट्रीट करने के लिए जो आपके ड्रग्स यूज होते हैं, दोज आर कॉल्ड एज योर ट्रैंक्युलाइजर्स। आपकी जो स्लीप इंड्यूसिंग पिल्स भी होती हैं वो भी इन्हीं कैटेगरी में, ट्रैंक्युलाइजर की ही कैटेगरी में आते हैं। एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स भी इसी में ही आ जाता है। ठीक है, सो इतने ही क्वेश्चंस कर रहे हैं। आई थिंक आई वाज प्रिटी क्विक, बट क्वेश्चंस डायरेक्ट है इस चैप्टर के। ऑल यू नीड टू डू इज रिमेंबर द एग्जाम्पल्स ऑफ द मेडिसिन की, कहाँ पर कौन सा एग्जाम्पल है ड्रग का, उसको अच्छे से कर लो। केमिकल्स इन फूड और क्लेंजिंग एजेंट में बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है, ज़्यादा जो डिटेल में है वो आपके ड्रग्स वाला पार्ट है, उसमें एग्जाम्पल को बस याद कर लो अच्छे से और एक दो बार एनसीईआरटी की रीडिंग लगा लो, बढ़िया से हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच, ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर CUET एग्जाम एंड आई होप यू विल पास विद द फ्लाइंग कलर्स और आप सबको वो यूनिवर्सिटीज़ मिलें जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हो। सो थैंक यू सो मच, कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग, ऑल द बेस्ट।